चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मराठा शासन की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जो मराठा कालीन जो शासन व्यवस्था था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये कब शुरू हुआ था? ये मराठा कालीन शासन व्यवस्था ये 17 जो मराठा लोग का जो 1741 से 1854 उनका शासन था हमारे छत्तीसगढ़ में। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से इन लोगों ने शासन किया था, मतलब छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कर लिया था। तो इसके टाइमिंग में इन्होंने अपने प्रशासन को मतलब चलाने के लिए, मतलब जो प्रशासन चलाने के लिए कई सारे बदलाव किए, कई सारे अधिकारी नियुक्त किए, है ना। कई सारे जो व्यवस्था लाई गई इनके द्वारा सुधार कार्य भी किए गए। तो इन उन नई व्यवस्थाओं को नियंत्रण और जो भी कुछ हुआ था परिवर्तन किए गए, जो जमींदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए उसके बारे में इसमें बताऊँगा। ठीक है, चलिए बताते चलते हैं इसमें। तो इनमें जैसे कि जो कलचुरी कालीन शासन था उस टाइम में, जो कलचुरी इनके मराठों के पहले हम लोग का कलचुरी शासन था, तो उनमें कई सारे परिवर्तन किए और नई प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियाँ भी इनके द्वारा लागू की गई। एक प्रशासन में आप लोग एक याद रख सकते जो बताया इसमें था, जो सूबा शासन लाया था गया था, है ना, और परगना पद्धति भी लाया गया था। तो छत्तीसगढ़ में पहले लागू नहीं था, बाद में लागू किया। तो उस टाइम इन लोगों ने प्रशासनिक क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया था। एक खालसा क्षेत्र था, एक जमींदारी क्षेत्र। और खालसा क्षेत्र जो सरकारी भूमि था, प्रत्यक्ष जो प्रशासकीय नियंत्रण में था, और जमींदारी क्षेत्र में जमींदार लोग उसके नियंत्रण में रहता था। ठीक है, इसको याद रखना। तो प्रशासन को इन लोग लिख देता हूँ, प्रशासन से चालू कर देता हूँ। प्रशासन को इन लोगों ने दो भागों में बांटा था। पहला तो इन लोगों ने खालसा क्षेत्र, क्या था भाई, खालसा क्षेत्र। और दूसरा था एक जमींदारी क्षेत्र। क्या था? जमींदारी क्षेत्र। अब ये था क्या? खालसा क्षेत्र वही, इसमें क्या होते थे, अगर मराठा शासन लोग शासक के अंदर उन लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में उनके द्वारा शासन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से बैठ के, मतलब वहाँ शासन किया जाए। जिस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं वो प्रशासकीय प्रत्यक्ष रूप से शासन, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन होगा और यहाँ नियंत्रण भी प्रत्यक्ष रूप से होगा। जमींदारी, इसमें जमींदार द्वारा क्या होगा, कोई क्षेत्र रहेगा, कोई भूमि रहेगा, जमीन रहेगी, या कोई एरिया रहेगा, बड़ा एरिया रहेगा, तो जमींदार क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा, तो वो जमींदारी क्षेत्र था। तो दो इन्होंने बांटा था, इसको याद रखना। अब इन्होंने प्रशासनिक रूप से प्रशासनिक इसको चलाने के लिए कई सारे अधिकारी नियुक्त किए थे अपने समय में। तो उन अधिकारियों जो भोसला साहब थे, अपने समय समय पर भी उसमें परिवर्तन किए, पदों पर उनको अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं अधिकार देते चले गए, जिनसे उनका क्या साम्राज्य में एक मतलब नियंत्रण स्थापित अच्छे तरीके से मतलब चल रहा था। तो इन अधिकारी देखते हैं इनका प्रशासन के लिए इन्होंने अधिकारी चूज किए थे। तो उनका सभी का नाम बताते चलता हूँ। एक और इसने एक इसमें याद रखनी, सूबा पद्धति भी इनके द्वारा चलाया गया था, सूबा शासन। ठीक है, इसको याद रखना। सूबा शासन जो चल रहा था मराठों की ही देन है, और जो परगना था, परगना भी चल रहा था। परगना पद्धति का जो सूत्रधार एक अलग अलग है ना, ये अलग याद रखना, इसको अलग रखना। सूबा शासन एक परगना, दोनों का देन कहाँ है आपका? मराठों का देन है। क्योंकि परगना को बिट्ठा राव ने जो थे वो सूबा थे, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था, नियुक्ति मतलब लागू किया गया था। और सूबा शासन भी ये आपका वेंकोजी के समय में सूबा शासन लाया गया था। जो 3rd नंबर के जो नागपुर के जो शासक थे उनके द्वारा लाया गया था, और उनके अधिकारी टाइप का मतलब थे वो। ठीक है, तो चलिए इसमें बताता हूँ। एक गोटिया का पहला एक याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ। अधिकारी जो थे ये, पहला एक गोटिया। गोटिया का शासन कहाँ, मतलब क्या था गोटिया? गोटिया का पद था तो ग्रामीण का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो ग्राम का सर्वोच्च पद था ये। ग्राम का क्या था? जो सर्वोच्च पद था। अब लिखते जाऊँगा बोलते जाऊँगा, ठीक है। ग्राम ग्राम का क्या था? सर्वोच्च पद था ये ग्रामीण स्तर पर। जो ग्राम स्तर पर सभी जो गांव था उसके जो पद था, गोटिया का मेन पद था, एक अधिकारी टाइप का पद था, अधिकारी था एक। इसका वही कार्य था जो ग्रामीण का जो संचालन करना, कार्य को, शासन उसन को उसका चलाना, उसका नियंत्रण करना, ये था। और ये जो गोटिया पद था ये कलचुरी कालीन था, इन लोग की देन नहीं है मराठों की। कलचुरी कालीन से ये मराठा में एंट्री मारा, इसको याद रखना। 2nd नंबर में देखिए, 2nd नंबर में एक व्यक्ति पटेल का देखो, इसी टाइम इसी से रिलेटेड है, पटेल को याद रखना। अब पटेल था,
तो पटेल क्या करता था, पटेल ये मराठा कालीन के दिन है, ये मराठों द्वारा ही क्या किया गया था इसको। ये जो गोटिया था आपको कलचुरी का द्वारा दिया गया था, लेकिन मराठा लोग भी अपने में इस्तेमाल करते थे गोटिया को। ग्राम का प्रमुख होता था। पटेल क्या करता था, पटेल मराठों की देन है ना, इसको भी याद रखना। ये पद जो है ये लगान का निर्धारण करता था। जो जो कृषि उसी भूमि रहता था या फिर जमीन उमीन का भूमि का उसका लगान जो टैक्स उससे और उसमें वसूली में मदद करता था। एक तो लगान वसूली मतलब लगान का निर्धारण में और उसकी वसूली में ये क्या करता था, लगान के निर्धारण में और वसूली में उसके मदद करता था। ये पटेल का पद था। बाद में पटेल का पद इसमें हमेशा नहीं रहा, इसको बंद कर दिया, पटेल का समाप्त कर दिया। जब अंग्रेजों का जो अधीन आया ना तो उसमें इन लोग को हटा दिया गया। एक था सूबेदार जो आपके सूबा का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सूबा का सर्वोच्च अधिकारी, सूबा का सर्वोच्च क्या था, सर्वोच्च पद था, इसको याद रखना। सर्वोच्च पद था सूबा का। ये क्या था, अधिकारी था, एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, इसको याद रखना। तो इसको अब क्या क्या अधिकार थे, तो इसके अंतर्गत जो इसको मामले इसको दिए गए थे, जो सूबा को दिए गए थे, देखिए इसमें 4 प्रकार से इसमें दिए थे। एक तो था दीवानी था, एक फौजदारी, दीवानी था, फौजदारी था, और एक आपका जैसे सैनिक मामला हो गया, सैन्य मामला हो गया, वित्त से रिलेटेड कोई मामला हो गया, एक नागरिकों से जो ये आम नागरिकों के बारे में जो उनको बंदी बनाना है, क्या बनाना, पकड़ना उकड़ना, सब इसमें उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में इनका इन्हीं के अंतर्गत में था। जो सर्वोच्च अधिकारी पद होता था ना, जो सूबेदार था, ये सूबेदार के अंतर्गत में आता था। दीवानी, फौजदारी, सैनिक मामला हो, चाहे वित्त मामला हो, चाहे नागरिक संबंधी मामला हो, सब यही देखता था सूबेदार। इस टाइम में इन्हीं लोग का द्वारा निर्मित किया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक था फडणवीस, इसको याद रखना। क्या था, फडणवीस। अब फडणवीस क्या है, ये परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था। ये लेखा अधिकारी था एक। ये क्या था, लेखा अधिकारी था। क्या था जी, लेखा अधिकारी था। फडणवीस लेखा अधिकारी था। तो ये करता क्या था, जो परगने के अंतर में आय व्यय का क्या करता है, हिसाब लेखा जोखा करता था। मतलब इनकम कितना हुआ है, आउटकम कितना हुआ, खर्च कितना हुआ है ना, उसका देखता था। आय और व्यय को एक गणना करता था, इसको सीधा साठ क्या करता था, आय और व्यय का गणना करता। और किसका कहाँ का करता, परगना, जो परगना में बटा था, जो परगना में बटा था, क्योंकि कलचुरी कालीन में क्या था, वो गढ़ में बटा था। बाद में इसको 27 परगना बिट्ठा राव ने बदला, चेंज किया। फिर एक और व्यक्ति आया, उसको फिर 9 रूप में मतलब चेंज किया गया, उसको 9 परगने में चेंज किया। ठीक है, इसको याद रखना। एक फडणवीस हो गया, एक नायब फडणवीस होता है। 5वां नंबर में याद रखना, नायब फडणवीस। अब ये कौन था, नायब फडणवीस। अब नायब फडणवीस इसका सहायक था। जैसे नायब तहसीलदार होते हैं ना, उसी ये सहायक था किसका, इसका लेखा अधिकारी का सहायक था। लेखा अधिकारी का क्या था भैया, सहायक था, इसको याद रखना। अब नायब फडणवीस क्या था, ये क्या था, सहायक अधिकारी था। क्या था जी, सहायक अधिकारी था किसका, इसका लेखा अधिकारी फडणवीस का। इसको याद रखना। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का, इसी में का। एक था भैया ये 6वां नंबर की, याद रखना। एक था पंडरी पांडे। क्या, पंडरी पांडे। पंडरी पांडे नाम का व्यक्ति था। तो ये क्या करता था, मादक जो पदार्थ रहते थे, जो मादक पदार्थ मतलब जो मादक द्रव्य होते थे, जो शराब उराब जो भी, जो दुनिया भर का जो नॉनवेज उनवेज चीज़ का जो मादक द्रव्य जो उस सब का आय वाय का हिसाब रखते थे। इनकम उससे संबंधित कोई आय होता ना, आय मतलब इनकम होता था, तो उन सब का अधिकारी होता था। पंडरी पांडे किसका, मादक द्रव्य जो शराब गांजा उंजा वो सब का मादक द्रव्य संबंधी क्या था, उसकी इनकम आय को देखता था, आमदनी को। आमदनी अधिकारी था। आमदनी से संबंधित क्या था, ये अधिकारी था, इसको याद रखना।
एक 7वां नंबर के था, एक ये पंडरी पांडे हो गया, एक था बरार पांडे। ये दोनों को एक ही साथ रहा, पंडरी पांडे एक बरार पांडे। अब बरार पांडे क्या करता, ये लगान निर्धारण करता था। ये लगान का निर्धारण, जैसे कि वो निर्धारण 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 करता था लगान का। कौन करता था, पंडरी पांडे, सॉरी बरार पांडे। एक लगान का वह निर्धारण भी करता कौन, पटेल भी करता था, वैसे पंडरी पांडे। लेकिन ये क्या करता था, जो कृषि के जो उपज होता था, जो कृषि की उपज का ही सिर्फ उसी का करता था। जो कृषि से उपज जो प्राप्त होता था, जो उत्पादकता होती थी, उसी से क्या, उसी के आधार पर क्या लगान को निर्धारण करता था। गाँव का दौरा भी करता था, ये दौरा करने का काम करता था। जो भू राज्य से संबंधित दौरा उरा करने काम यही करता था, घूमता फिरता था और देखता था कि इसका कितना ज़मीन उमीन है, कि इसका कृषि में कितना धान हुआ है, कि फसल हुआ है, वो सबको देखता रहता था। ये उसके नज़र में रखता रहता था। तो इसको उसी का इसका वही अधिकारी था, इसका वही काम ही था। तो क्या कि उस टाइम में जो टैक्स लेना जरूरी था ना, राजा उजा जो भी बनते थे, क्योंकि उन लोग का आय इनकम का साधन ही नहीं था। कहाँ से लाते उन लोग पैसा उसा, आपका सुरक्षा भी दे और फिर पैसा भी दे आपको प्रदान करो, कहाँ से लाएंगे। तो समझ गए। एक था भैया हमारा पोतदार। अब पोतदार क्या था, ये क्या कहते, परगने का आय व्यय का हिसाब रखता था। परगने का जो आय व्यय का क्या हिसाब करना रहता था इसका। लेकिन ये लेखा का मतलब लेखा अधिकारी नहीं था ना, जो लेखा अधिकारी ये था, ये फडणवीस था लेखा अधिकारी। ये पोतदार क्या था, एक जो नीचे के लेवल का आय व्यय का हिसाब रखते थे, परगने का जो नोट उट करते थे, आय व्यय का क्या रखते थे, हिसाब जो रखते थे वही है परगने में। खजांची के रूप में था ये। खजांची के रूप में क्या करते थे, कार्य करते थे, इसको याद रखना। एक आप रखना बड़कर, क्या बड़कर, ये बड़कर नाम है। तो ये दस्तावेज तैयार करता था। जैसे लगान वान कोई दिया है, कोई व्यक्ति कितना दिया है ना, दस्तावेज उसका लिखता था, कापी पे नोट करता था। और जो परगने की सूचना भी देता था सभी को, जो जितना जो परगने में क्या क्या हो रहा है, कैसा है मौसम हाल है, जो भी कितना किसका भूमि है, उससे संबंधित कहीं कुछ आपदा उपदा आ रही है तो सब संबंधी सूचना प्रदान करता था। ये सूचना प्रदान करने वाला था बढ़कर। और एक इसका काम था, जो लगान उगान जो टेस्ट पटाते थे, उसका टेस्ट का क्या दस्तावेज तैयार करता था। दस्तावेज मतलब उसको लिखता होता था, डायरी उरी में नोट करता था। समझ गए इतना। एक 10वां नंबर में याद रखना, एक कमाविजदार। क्या था भैया, कमाविजदार, इसको याद रखना। परगने का सर्वोच्च अधिकारी यही होता था, हर परगने में एक कमाविजदार होता था। क्या बोल रहा हूँ, हर परगने में एक कमाविजदार होता था, सर्वोच्च अधिकारी था, टॉप का अधिकारी होता था। टॉप का अधिकारी कौन है, कमाविजदार। मतलब जैसे अभी कलेक्टर होता है ना, परगने का अधिकारी, सॉरी जिला का अधिकारी होता है, वैसी टाइप कमाविजदार क्या था, जिलाधीश था, मान लो जिलाधीश उस टाइम का। और ये क्या था, सूबेदार, जो सूबेदार के प्रति जवाबदार था। सूबेदार के प्रति क्या था, उसके प्रति जवाबदेह था, इसको याद रखना। सूबेदार के प्रति क्या था भैया, ये जवाबदेह था, इसको याद रखना आप लोग। कमाविजदार क्या था, कमाविजदार क्या था, मैं जो बताया सूबेदार था, प्रति उसके जवाबदेह था, इसको याद रखना। ठीक है। ये जैसे क्षेत्र जो भी अपने क्षेत्र में क्या करता था, शांति सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखता था। ये शांति उनती व्यवस्था को क्या करता था, बनाए रखता था, इसको याद रखना। शांति व्यवस्था को क्या रखता था, ये बनाए रखता था। समझ गए। शांति व्यवस्था अपने जो जिले में, जैसे अभी मान लो जिले में ये भी न्यायाधीश करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा ना, तो वैसी टाइप ये भी शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, शांति सुरक्षा राजस्व बनाए रखता था। और राजस्व वसूली का भी कार्य करता था। ये वसूली का भी कार्य करता था जो राजस्व। अब राजस्व को देखेगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा प्रशासन।
तो राजस्व वसूलने का भी काम इस करता था। और जो नागरिकों से कोई संबंधित अपराध होता था वो संबंधित मामला ही देखता था, है ना। सैनिक मामला हो चाहे वित्त मामला हो, सैन्य मामला हो या वित्त मामला हो, वो सभी को देखता था। कौन देखता था? कुछ हद तक मतलब देखता था, बाकी सब सूबेदार के अंतर्गत में काम होता था। ठीक है, बाकी सूबेदार को पूरा अधिकार था उसको फौजदारी, जो वित्तीय मामला हो चाहे दीवानी मामला हो चाहे नागरिक मामला हो, वो सभी में उसको अधिकार प्राप्त था। समझ गए? अब चलिए इसके आगे बताता हूँ। चलो इसको देख लो एक बार। ये था आपका प्रशासन और ये अधिकारी थे सभी, गोटिया उटिया सूबेदार, फड़नवीस, नायब फड़नवीस, पंडित पांडे, बड़कर उड़कर, कमाविदार, ये सब आएंगे इसमें। ठीक है, चलो इसके टाइम में एक कोतवाल था, देखो, और अधिकारी ये भी था कोतवाल, इसको याद रखना। कोतवाल ये क्या करता था? कोतवाल हम लोग का जैसे पुलिस है अभी वर्तमान में, कोतवाल पुलिस को ही बोलते हैं। तो गांव के ग्राम उनका क्या करता था? ग्राम का रक्षा करता था। रक्षा करने का कार्य था इसका। जो अभी वर्तमान में पुलिस को ही बोलते, कोतवाली थाना, वो थाना ऐसे बोलते हैं ना, तो उस टाइम में वो कोतवाल शब्द का वही सुरक्षा प्रदान करता, गार्ड टाइप का। ठीक है, एक था पद आपका पांड्या। पांड्या तो ये क्या करता? पांड्या क्या था? 20 से 30 गांव में जैसे राजा से संबंधित कार्य ही करता था। 20 से 30 अगर गांव किसी क्षेत्र में है ना, तो वहाँ का पूरा राजस्व को देखता था। राजस्व विभाग को ये देखता था पांड्या। वहाँ एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। जैसे कोई क्षेत्र में मान लो परगने के अंतर में एक 20 से 30 गाँव का समूह रखा जाता था। क्या रखा जाता था? 20 से 30 गाँव का समूह रखा जाता था। समझ रहे मैं जो बोल रहा इसमें? क्या 20 से 30 गाँव का क्या रखा जाता था? समूह रखा जाता था। उसमें से इसको एक अधिकारी वहाँ रखा जाता था राजस्व को संभालने के लिए। इसको याद रखना। एक था अमीन का पद। अब अमीन का पद क्या था? अब ये जो अमीन चेक करता था परगने में जो राजस्व आया है वो सही है कि नहीं, मतलब जांच करने वाला था। अमीन क्या करता? जांच करने वाला। जैसे अभी 27 परगना था उस टाइम में, किसमें? मराठा का बाद में ना हुआ, तो 27 परगने में 27 अमीन होता था, जांच करने वाला समझिए। ये राजस्व में टूटी उटी को सब चेक करता, उसको सुधार करता था, कितना मतलब पैसा गया है वो गया है, सबको सुधार करने का काम करता था। तो राजस्व का क्या करता था? उसको सुधार करता था ये। ठीक है, गणना उना का भी करता था, गणना भी करता था, इसको याद रखना। एक था पौनी नाम का व्यक्ति, ये सेवा का काम करता था। क्या करता था? सेवा देता था व्यक्ति वहाँ के मराठे लोगों को। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक राजस्व व्यवस्था बता देता हूँ। यहाँ की राजस्व व्यवस्था कैसी थी? ये तो आपका अधिकारी थे। अब यहाँ की राजस्व व्यवस्था कैसी थी इसको बताता हूँ। टैक्स से मतलब उस टाइम में भोसला शासक द्वारा आय का स्रोत क्या था? तो उनका मेन स्रोत था क्या था? जो जमीन उमीन से उन लोग टैक्स लेते थे ना, वही उनका मेन स्रोत था। क्योंकि लड़ाई झगड़ा उतना नहीं था उनका उस टाइम में। लड़ाई झगड़ा नहीं होता था ना, मतलब अंग्रेज आ गए लेकिन किए थे, लेकिन उस हद तक जैसे पहले लड़ते उड़ते थे ना, मार काट उतना नहीं था। तो इन लोग दमन उमन उनको समझा के जो भी करते थे उनको सजा उजा भी देते थे, इसको याद रखना। तो इन लोग का जो मराठों लोग का मेन जो पैसा कहाँ से आता था? टैक्स लेते थे ज़मीन से। जितना कृषि क्षेत्र हो चाहे ज़मीन में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, उनसे संबंधित टैक्स उससे लिया जाता था उनसे। तो कई सारे टैक्स इन लोगों ने लगाए थे। जो टैक्स का देखो नाम बता देता हूँ, कौन कौन से टैक्स इनके द्वारा लिए जा रहे थे। तो एक था शायर रखिए। शायर क्या करता है? जो घूमता फिरता कुछ ही बोल देता है ना। शायर क्या करता है? घूमता फिरता कुछ भी बोल देता है, मतलब आते चलते कई ठो सारी शायरी उरी बना देता है। तो इसको वैसे ही याद रखो। ये आयत निर्यात करे, आता था जाता था, ऐसा मतलब निर्यात टैक्स शायर के द्वारा, उसको शायर बोला जाता है। ठीक है, टैक्स का नाम है आयात। जो आयात शुल्क लगाया जाता था और निर्यात में जो शुल्क लगाया जाता था उसको शायर बोला जाता था। इसको याद रखना। एक था आपका एक पंडरी था।
अब पंडरी क्या था? पंडरी है जो गैर कृषि, जो मदों से, जो कृषि क्षेत्र नहीं है, कृषि क्षेत्र भूमि बिल्कुल भी नहीं है वो, तो बाकी लोग से जो लिया जाने वाला कर, जो गैर कृषि, जो गैर कृषि मदों से लिया जाता था, लिया जाने वाला, ठीक है, गैर कृषि मदों से क्या लिया जाने वाला, इसका कर था। गैर कृषि मदों से क्या लिया जाने वाला कर था, इसको याद रखना। समझे जी? ठीक है। एक था भैया, ये तो हो गया, ये दोनों का बता दिए इसमें। एक था टकोली। अब टकोली क्या है? अब टकोली क्या है? जमींदार से लिया जाने वाला कर था। ये जमींदारों से लिया जाने वाला क्या था? वार्षिक कर था। क्या था भैया? जमींदारों से, जमींदारों से लिया जाने वाला, लिया जाने वाला क्या था? एक टैक्स था, इसको याद रखना। टकोली क्या था भैया? जमींदारों से लिया जाने वाला टैक्स था। टकोली क्या था भैया? जमींदारों से लिया जाने वाला टैक्स था। मतलब जमींदार जो थे, उनके नीचे जो, जिनके क्षेत्र में भूमि थी, उनसे क्या लिया, जो टैक्स लिया जाता वो टकोली के रूप में लोग पटाते थे। तो मैं बताया था कि ये लोग बहस, जब बिम्बा जी भोसले थे तो टकोली उसमें मतलब बोलते थे कि मतलब नहीं दे रहा है तो उसको जाके दमन करते थे, मतलब उनको जाके बाध्य करते थे, है ना, आक्रमण कर देते थे, मतलब बिम्बा जी भोसले, तो वही टकोली है। तो रिया कई सारे जमींदार लोग नहीं देने के लिए राजी नहीं होते थे उस टाइम में, तो उनको बाध्य करने के लिए जाता था कौन, जो वहाँ का शासक होता था जिस टाइम का, जो भी व्यक्ति होता था। एक है कलाली। अब कलाली क्या है? तो मादक उदक जो पदार्थ थे, आबकारी जो विभाग था, जो शराब उराब हो गया जो भी, तो ये लाइसेंस था, ये मादक मादक पदार्थ चलाने के लिए, मादक पदार्थ कोई बेचने उचने के लिए, पदार्थों को, पदार्थ को बेचने उचने के लिए या कुछ उसको सेलिंग वेलिंग करने के लिए लाइसेंस, जो लाइसेंस जारी किया जाता, लाइसेंस का टैक्स शुल्क था, लाइसेंस शुल्क होना था, मतलब लिया जाता था। ठीक है, जो शराब उराब बनाया जाता था उस टाइम में, उनका शुल्क लिया जाता बेचने उचने के लिए, लाइसेंस के रूप में। एक था पंडरी, बता चुका हूँ पंडरी का। एक था सेवई। सेवई नाम है, सेवई और मिलता है वो सेवई नहीं है भाई, मिलने वाला सेवई नहीं है, टैक्स है, सेवई है। अब इसमें क्या होता था? ये जुर्माना है, एक जुर्माना है, एक क्या है, एक जुर्माना है। जुर्माना लगाया जाता, अर्थदंड, पैसा का जो किसी व्यक्ति पर दंड लगाया जाता था। ठीक है, ये कई सारे जैसे अस्थायी कर थे, है ना, स्थायी नहीं थे, जो छोटे लेवल में वो मतलब तुरंत लगाया जाता था, कि ऐसा नहीं था मतलब जरूरी देना ही चाहिए ऐसे करके नहीं था, कि मतलब जैसे कृषि क्षेत्र को ले लो, कृषि क्षेत्र का तुरंत देना पड़ता है ना, वो ऐसा नहीं था। ठीक है, इसको याद रखना, तो ये अस्थायी कर था, इसको याद रखना। ये हो गया जी। ठीक है, एक जमींदार कर था। अब जमींदार कर क्या था? जो आयात किए हुए कर, मतलब जो आयात किया जाता था अनाज, उस पर लगाया जाता, सिर्फ आयात पर, अनाज पर ही बस, और दूसरी चीज़ में नहीं लगाएंगे। अनाज उनाज कोई धान उगा रहे हैं, कुछ कुछ खाने का चीज़ है ना, तो उस पर लगाया जाने वाला जमींदार कर था, उस पर इन लोग क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे, इसको याद रखना, कर। तो ये हो गया राजस्व व्यवस्था हो गया। अब मराठा अधीन, जो मराठा कालीन क्या था, एक व्यवस्था थी मराठा काल में। कौन सी व्यवस्था थी? भूमि दान की व्यवस्था थी। एक भूमि दान की क्या थी? व्यवस्था थी। उस टाइम में भूमि दान दिया जाता था मराठों लोग के द्वारा, इसको याद रखना। तो एक था, इसको याद रखना, जो धर्मदाय, क्या था भाई? धर्मदाय नाम का टैक्स था। तो धर्म के लिए दिया जाने वाला, जो धर्म से संबंधित रखता था, ये जो दान दिया जाता था, ये दान जो है धर्म से संबंधित दान अगर कोई देता था तो धर्मदाय बोला जाता। ठीक है, एक था मोकासा। क्या था मोकासा? अब ये क्या था मोकासा? क्या था? ब्राह्मणों को दान में जो दिया जाता, ब्राह्मणों का आप जमीन में जो जमीन दिया जाता था ना, वो क्या कहलाता था? मोकासा कहलाता था।
क्या कहलाता था? मुकासा कहलाता था भाई। ब्राह्मणों को जो दान में दिया था मुकासा कहलाता था, इसको याद रखना। समझ गए? देव स्थान, तो ये देव स्थान क्या है? मंदिर के नाम पर दान दिया जाने वाला गांव। मंदिर के नाम पर जो गांव, मतलब जो गांव जो दान में दिया जाता था, दिया जाता था। मंदिर के नाम पर क्या किया जाता था? जो गांव दान में दिया जाता था उसको बोला जाता है देव स्थान, इसको याद रखना। मंदिर के नाम पर जो दान दिया जाता था उसको देव स्थान बोला जाता है, इसको याद रखना आप लोग। समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ इसमें का? ठीक है। अब इसके बाद जो व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी उस टाइम में, ताहूतदारी व्यवस्था, एक तालुकदारी, दो व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी। इसको लिखे ताहूतदारी, ताहूतदारी व्यवस्था। एक था तालुकेदारी, तालुकदारी व्यवस्था। एक तो तालुक याद रखना, एक ताहूत, जो बंद कर दे चाबी हो ऐसा ताहूत, ताबी ऐसा टाइप का ताहूत, ताहूतदारी। एक था तालुकदारी, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ताहूतदारी। ये देखो, ताहूतदारी व्यवस्था था, एक तालुकदारी व्यवस्था था, दो व्यवस्था थी। पहला इसको याद रखना है, फिर सेकंड नंबर ये सेंडिस द्वारा लाया गया था, है ना। ये कौन था? सेंडिस द्वारा, जो उस टाइम का अधीक्षक था, सेंडिस द्वारा इसको लाया गया था, इसको याद रखना। ठीक है। ये मराठों द्वारा ही लाया गया था, इसको मराठों की देन है ये राजो। अभी है क्या चीज़ को बता देता हूँ, ये व्यवस्था है क्या चीज़। ताहूतदारी मतलब क्या होता था? एक ये राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत में आएगा, ये राजस्व व्यवस्था ही था मतलब। तो राजस्व व्यवस्था के अंदर क्या होता था? जो बंजर भूमि रहता था, जैसे बंजर हो गया, कृषि उसी भूमि है जो सूखा उखा पड़ा है ना, जो उपजाऊपन नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, उपजाऊपन नहीं है, जो बंजर भूमि ऐसे बेकार पड़ा हुआ कोई भूमि रहता था, है। तो उस भूमि को क्या कहते थे? उस स्थानीय लोगों को उसके मतलब सहयोग से, मतलब स्थानीय लोग को मदद ले लेते हैं। जो ज़मीन के वहाँ का, जैसे कहीं किसी एक घर के पास का ज़मीन को ले लिए, और ज़मीन के पास तो मतलब बंजर भूमि क्या, रेतीला भूमि रहेगा, है ना। अब उसको बोलेंगे उपजाऊ बनाओ इसको भैया, मिट्टी उट्टी परिवर्तन कराओ, तो उसमें मिट्टी उट्टी ला के उसको उपजाऊ कृषि लायक बना देते। उस क्षेत्र को क्या बना देते? कृषि लायक। उस भूमि को मतलब वहाँ फसल उसल लिया जा सके ऐसा क्षेत्र मतलब उन लोग बना देते थे। तो जो परिवर्तन होता था ना, वही क्षेत्र क्या कहलाता था? ताहूतदारी। जो उपजाऊपन में भूमि में बदल गया ना, वो वही क्षेत्र क्या? ताहूतदार क्षेत्र कहलाता था, इसको याद रखना। ठीक है। और इसमें इसका जो प्रमुख था ताहूतदार, इसका प्रमुख था, यही प्रमुख ताहूतदारी क्षेत्र का जो प्रमुख होता था, ये प्रमुख ये है, ये ताहूतदार उसका प्रमुख कहलाता था। और ना तो ये जमींदार है ना गोटिया है, इसको याद रखना। जमींदार भी नहीं है ना गोटिया है, इसमें सिर्फ स्थानीय लोग होते थे। स्थानीय लोग जो है वो शामिल होंगे इसमें, स्थानीय लोग क्या होंगे इसमें शामिल होंगे, इसको याद रखना। ठीक है। उस टाइम में जो मराठा कालीन थे, जो मराठा कालीन दो मतलब ताहूतदारी व्यवस्था लाई गई थी, एक सिरपुर एक लवन, सिरपुर एक लवन। इसके बाद और बताऊंगा ताहूतदारी को, जो सेंडिस ने जो मतलब लूरमी और तरेंगा को लाया था, ये मराठा कालीन था, ये मराठा कालीन था ये। और अंग्रेज़ों ने अंग्रेज जब आए थे चार्ल्स इलियट द्वारा, जब मैं बताऊंगा आगे, जब अंग्रेज लोग आएंगे तो उसमें सिहावा एक क्षेत्र था, कल्लारी और संझारी, ये तीनों को क्या किया उसने? शामिल किया था चार्ल्स इलियट ने। अभी बताऊंगा इसमें। ये ताहूतदारी क्षेत्र में ये मतलब तालुकदारी क्या था? ये भी नवीन व्यवस्था थी, ये नवीन व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था का, ये राजस्व का जो राजस्व का ये नवीन व्यवस्था थी, ये नया व्यवस्था था। इसमें क्या किया जाता है? जो हम लोग ठेकेदारी में जो देते हैं किसी क्षेत्र को भूमि को, ये या फिर जो दुकान को देखे, वो शराब का जो ठेकेदारी में ही चलता है, वैसी टाइप से ज़मीन उमीन को ये लोग क्या कहते हैं, निश्चित अवधि के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, एक समय के लिए ठेकेदारी में देते थे। तो जो व्यक्ति ज़्यादा बोली लगाता था ना, तो उसको दे दिया जाता था, और फिर जिस समय पे दिया जाता है उसको मतलब वापस ले लिया जाता, जैसे ठेका का भी चलता है उसी टाइप का। समझ में आ गया? फिर उसका जो 2 साल के लिए 2 साल पूरा होने के बाद उसको क्या किया जाता था? फिर नवीनीकरण किया जाता था, फिर दोबारा चुनाव ना, मतलब दोबारा
उसको क्या बोलते हैं, जो 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 बोली लगाई जाती है, तो नवीनीकरण रूप में क्या होता था, बोली लगाई जाती थी। इसको याद रखना, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में जो ताहूतदारी व्यवस्था थी, छत्तीसगढ़ में जो ताहूतदारी जो व्यवस्था थी, इसको बता देता हूँ थोड़ा। अब सेंडिस ने जो किया था, सेंडिस ने क्या किया था, एक तो लोरमी बसाया था, लोरमी में ताहूतदारी चालू किया था 1826 में, और एक आपका तरिंगा, और 1828 में आपका तरिंगा। तरिंगा जगह का नाम है क्या, तरिंगा जगह का नाम। एक है मराठा राज्य। अब मराठा काल में क्या था, एक सिरपुर था, एक था भैया हमारा लवन। सिरपुर क्या था 1843 में, 1843, और एक लवन आपका 1848 में। इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग। इलियट, चार्ल्स इलियट, ये संजारी क्या था 1858, और खल्लारी क्या था 1856। क्या बोल रहा हूँ जी, संजारी 1858 में, और खल्लारी क्या था 1858 में। ये दो चीज़ जगह है, इसको याद रखना। एक सिहावा था 1858 में। क्या बोल रहा हूँ, संजारी 1858 में, खल्लारी 1858, सिहावा 1858। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसको याद रखना। संजारी 1858 में, 1858 में 3, संजारी खल्लारी सिहावा। सिहावा धमतरी में है, खल्लारी आपका महासमुंद जो खल्ल बाटी, और संजारी बालोद, ठीक है, याद रखना इसको। अब इन लोगों ने मुद्रा में क्या चलाया था उस टाइम में, नागपुरी रुपया चलाया था इन लोगों ने। कैसा मुद्रा चलाया, और एक नागपुरी रुपया इन्होंने चलवाया था, और एक शेषबंदी व्यवस्था में, एक बंदी व्यवस्था इसने चलाया था, पुलिस व्यवस्था से संबंधित था, सेबंदी व्यवस्था इनके द्वारा चलाया गया था। इसको याद रखना। और इन लोग क्या कहते थे, जो 10 साला बंदोबस्त इन लोग लागू नहीं किया था इनके द्वारा। भू राजस्व में 10 साला बंदोबस्त लागू नहीं था, इजारेदारी व्यवस्था भी लागू नहीं था, और पंचायत जो नायक ग्राम पंचायत लेवल पर अलग होता था, ठीक है। तो चलिए फिर